तो आज हम एक ऐसे मामले की तह तक जा रहे हैं जिसकी गूंज मतलब आज भी सुनाई देती है। 2008 मुंबई हमला और उस हमले का अकेला जिंदा पकड़ा गया चेहरा अजमल कसाब। हमारे पास इस पर काफ़ी कुछ है। सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट जिसमें कसाब का पूरा इकबालिया बयान है। इस पूरे मुकदमे पर एक ज़बरदस्त विश्लेषण भी है और एक रिपोर्ट जो बताती है कि कसाब को जिंदा रखने पर कितना सरकारी पैसा खर्च हुआ। और आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, हमारा मकसद ये समझना है कि जब किसी देश पर इतना बड़ा हमला होता है ना, तो उसका पूरा सिस्टम, उसकी अदालतें, उसकी पुलिस, उसकी सरकार, वो कैसे जवाब देती है। ये कहानी सिर्फ एक आतंकवादी की नहीं है, ये हमारे पूरे तंत्र की परीक्षा की कहानी है। क्या भारत की कानूनी व्यवस्था एक आतंकवादी को इंसाफ दे सकती थी, जबकि पूरा देश मतलब बदले की आग में जल रहा था? बिल्कुल। और चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से जांच शुरू हुई, कसाब के अपने मुंह से निकले शब्दों से, उसका इकबालिया बयान, उसका कन्फेशन। और इसे पढ़ते हुए जो बात सबसे ज्यादा मतलब हैरान करती है वह है कि उसने कितनी आसानी से अपने परिवार की पूरी जानकारी दे दी। हाँ, गांव का नाम, रिश्तेदारों के नाम, पते, यहाँ तक कि अपने अब्बा का मोबाइल नंबर तक। ये बहुत अहम है, क्योंकि इससे वो कोई हवाई शैतान नहीं, बल्कि पाकिस्तान के फरीदकोट गांव का एक जीता जागता असली इंसान नजर आता है। और ये भी पता चलता है कि वो इस रास्ते पर आया क्यों। वजह थी गरीबी। उसके पिता एक ठेले पर दही भल्ले बेचते थे, घर में खाने के लाले थे। यही वो हताशा थी जिसने उसे कट्टरपंथी की तरफ धकेल दिया। और उसका सफर भी देखिए, छोटे मोटे जुर्म से सीधे सीधे ग्लोबल जिहाद तक। हाँ, वो और उसका दोस्त तो डकैती करने के लिए हथियार खरीदने निकले थे और पहुंच गए लश्कर तैयबा की एक ब्रांच, जमातुद दावा के पास, जो उस वक्त ईद के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे। ये तो मतलब किस्मत का खेल लगता है। इसे किस्मत नहीं बल्कि एक सोचा समझा सिस्टम कह सकते हैं। उन्होंने उस लड़के की हताशा को तुरंत पहचान लिया और सौदा भी साफ था। उसे कहा गया कि अगर वो शहीद होता है तो उसके परिवार को 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपए मिलेंगे। ये एक तरह का बिजनेस मॉडल है। गरीब बेरोजगार लड़कों को जन्नत और शहादत का सपना बेचो और बदले में उनके परिवार को थोड़ी सी आर्थिक सुरक्षा दे दो। और फिर शुरू हुई ट्रेनिंग। ये कोई 2-4 हफ्ते की बंदूक चलाने की ट्रेनिंग नहीं थी। इकबालिया बयान में पूरा ब्यौरा है। दौरे सुफ़ा, दौरे अम्मा, दौरे खासा। सही कहा, ये एक पूरी पाइपलाइन है। पहले दिमाग में मजहबी कट्टरता भरी जाती है, जिसे वो दौरा सुफ़ा कहते हैं। फिर हथियार चलाने की ट्रेनिंग, दौरा अम्मा। और फिर सबसे मुश्किल दौर, हाँ, दौरा खासा, जहां AK-47 से लेकर रॉकेट लॉन्चर चलाने, बम बनाने, GPS इस्तेमाल करने और यहाँ तक कि समंदर में तैरने और नाव चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। ये किसी आतंकवादी गुट की ट्रेनिंग नहीं लग रही, ये तो एक छोटी मोटी फौज तैयार करने जैसा है। और इसी बयान में वो एक मेजर जनरल साहब का भी जिक्र करता है जो उनका मुआयना करने आए थे। इससे तो यही लगता है कि सबके पीछे सिर्फ कोई आतंकी संगठन नहीं बल्कि एक पूरा ढांचा था, शायद सरकारी शय। बिल्कुल, ये कोई अचानक बना प्लान नहीं था, ये एक सैन्य ऑपरेशन की तरह था। ट्रेनिंग के बाद इन लड़कों को 5 टीमों में बांटा गया, जिन्हें वो बुढ़िया यानी दोस्त कहते थे, और हर टीम को मुंबई में एक खास टारगेट दिया गया था। CST स्टेशन, ताज होटल, ओबेरॉय, लियोपोल्ड कैफे और नरीमन हाउस। मिशन एकदम साफ था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना और आखिरी सांस तक लड़ना। तो इस ट्रेनिंग ने एक गरीब लड़के को एक किलिंग मशीन में बदल दिया। और इस मशीन का पहला काम कितना ठंडा और क्रूर था, इसका अंदाजा तो कसाब के अपने शब्दों से ही लगता है जब वो मुंबई तक के सफर के बारे में बताता है। वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने कराची से एक भारतीय नाव MV कुबेर को अगवा किया। और उस नाव पर जो नाविक था अमर सिंह सोलंकी, उसके साथ जो हुआ वो दिल दहला देने वाला है। कसाब ने अपने बयान में बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, और ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में दर्ज है, मैंने नखवा की गर्दन चाकू से रेत दी और उसे मार डाला। इस एक लाइन से पता चलता है कि वो किस हद तक जा चुके थे। उनमें इंसानियत का कोई अंश बाकी नहीं बचा था। फिर वो लोग मुंबई के भदवार पार्क में उतरे, जो मछुआरों की एक बस्ती है। ये जगह भी बहुत सोच समझ के चुनी गई होगी, है ना? जाहिर है, मछुआरों की बस्ती में नाव से उतरते लोगों पर कौन शक करेगा। ये सब पूरी जासूसी का नतीजा था। उन्हें पता था कहाँ उतरना है, कहाँ से शहर में घुसना है और कहाँ हमला करना है। कसाब और उसके साथी इस्माइल खान का पहला टारगेट था CST स्टेशन। और यहाँ एक और अजीब बात सामने आती है। कसाब अपने बयान में कहता है कि उसे CST स्टेशन पर भीड़ देखकर थोड़ी मायूसी हुई,
क्योंकि ट्रेनिंग में जो वीडियो दिखाया गया था उसमें इससे कहीं ज्यादा भीड़ थी। ये सोचना भी कितना भयानक है कि वो भीड़ कम होने से निराश था। ये उनकी मानसिकता को दिखाता है। वो वहां लोगों को नहीं, सिर्फ अपने टारगेट को देख रहे थे। उन्होंने सीएसटी पर 52 बेगुनाह लोगों को मार डाला। और उस रात की जो तस्वीरें सामने आईं, वो कुछ बहादुर प्रेस फोटोग्राफरों की वजह से आईं, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर उन हमलावरों की तस्वीरें खींची। उन्हीं तस्वीरों ने पहली बार दुनिया को कसाब का चेहरा दिखाया। लेकिन लश्कर के प्लान में एक चीज नहीं थी कि उनका कोई आदमी जिंदा पकड़ा जाएगा। उनके सारे मिशन तो आत्मघाती होते थे। हाँ, कसाब का पकड़ा जाना एक इत्तेफाक था, एक चमत्कार। और ये चमत्कार असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओम्बले के बलिदान की वजह से हुआ। उन्होंने अपनी छाती पर कई गोलियां खाईं, लेकिन कसाब की राइफल की नली को नहीं छोड़ा। उनकी इस बहादुरी ने बाकी पुलिस वालों को मौका दिया कि वो कसाब को दबोच सकें। और इसी एक लम्हे ने इतिहास बदल दिया। भारत सरकार के हाथ उनका सबसे बड़ा सबूत लग गया था। एक जिंदा आतंकवादी जो पूरी साजिश का पर्दाफाश कर सकता था। बिल्कुल। उसे पकड़ना तो एक जंग थी, लेकिन उस पर मुकदमा चलाना एक बिल्कुल अलग तरह की जंग थी। ये भारत की पूरी कानूनी व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा बन गई। सोचिए, 11,000 पन्नों की चार्जशीट, 650 से ज्यादा गवाह, और उन गवाहों में एक 9 साल की बच्ची भी थी, देविका रोटावन। कसाब ने उसके पैर में गोली मारी थी। वो छोटी सी बच्ची बैसाखी के सहारे कोर्ट में खड़ी हुई और सीधे कसाब की तरफ उंगली उठाकर कहा, यही वो आदमी है। उस एक पल ने पूरे कोर्टरूम का माहौल बदल दिया था। अभियोजन पक्ष यानी सरकारी वकीलों की स्ट्रैटेजी साफ थी। सबूतों का एक ऐसा किला बनाना जिसे कोई तोड़ ना सके। क्योंकि साजिश पाकिस्तान में रची गई थी, वहां से सीधे सबूत लाना तो नामुमकिन था। इसलिए उन्होंने हर चीज को फॉरेंसिक सबूतों से जोड़ा। और यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत काम आया। इस केस ने दिखाया कि आतंकवाद की कोई सीमा नहीं होती और उससे लड़ने के लिए देशों को साथ आना ही पड़ता है। जैसे एफबीआई की मदद। उन्होंने उस नाव के यामाहा इंजन के एक छुपे हुए डुप्लीकेट नंबर को ट्रेस करके ये साबित कर दिया कि वो कराची से आया था, क्योंकि असली सीरियल नंबर तो मिटा दिए गए थे। उन्होंने एक बम के चिपकने वाले टेप से उंगलियों के निशान उठाए, जो अमेरिका के डेटाबेस में मौजूद लश्कर के एक दूसरे आतंकी से मेल खा गए। ये तो किसी जासूसी फिल्म जैसा लगता है ना? बिल्कुल। और कानूनी तौर पर भी ये सिर्फ हत्या का मुकदमा नहीं था। सबसे बड़ा आरोप था भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना, मतलब आईपीसी की धारा 121। इस एक धारा ने इस केस को एक आम जुर्म से उठाकर देश पर हमले के स्तर पर रख दिया। बचाव पक्ष ने भी एक बहुत चालाक दांव खेला था। उन्होंने दावा किया कि कसाब नाबालिग है, मतलब 18 साल से कम उम्र का है। अगर ये साबित हो जाता तो उसे फांसी नहीं हो सकती थी। उसे ज्यादा से ज्यादा 3 साल के लिए सुधार गृह भेजा जाता। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मोड़ आ सकता था, लेकिन अभियोजन पक्ष इसके लिए तैयार था। कसाब की हड्डियों और दांतों के वैज्ञानिक परीक्षण किए गए और उन टेस्ट्स ने साफ कर दिया कि उसकी उम्र 20 साल से ज्यादा है। बचाव पक्ष का ये दाव खाली गया। अच्छा, तो एक तरफ तो ये कानूनी लड़ाई चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ जनता के बीच एक अलग ही बहस छिड़ी हुई थी। और वो बहस थी इस सब पर हो रहे खर्च को लेकर। एक रिपोर्ट के मुताबिक कसाब को 4 साल तक जिंदा और सुरक्षित रखने पर सरकार के 25 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए। एक दूसरी रिपोर्ट में यह आंकड़ा 49 करोड़ तक बताया गया। ये रकम बहुत बड़ी लगती है और है भी, लेकिन इसके पीछे की वजह समझना जरूरी है। सुरक्षा के इंतजाम अभूतपूर्व थे। आर्थर रोड जेल में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से एक खास अंडा सेल बनाया गया, जो बम और गोलीबारी दोनों से महफूज था। उसकी सुरक्षा में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के कमांडो लगाए गए, जिसपे करीब 19 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये तो ठीक है, लेकिन क्या आम आदमी इस तर्क को समझता है? जब लोगों ने अपनों को खोया हो तो 49 करोड़ रुपए एक आतंकवादी पर खर्च करना, ये बात गले उतरना बहुत मुश्किल है। क्या स्रोतों में इस जनभावना का जिक्र है? बिल्कुल है। इस खर्च की तुलना अक्सर पीड़ितों को मिले मुआवजे से की जाती थी और लोगों में गुस्सा था। उन्हें लगता था कि सरकार एक दुश्मन पर देश का पैसा लुटा रही है। और इसी गुस्से की आग में घी डालने का काम किया एक अफवाह ने, एक मिथक ने। आप बिरयानी मिथक की बात कर रही हैं। ये अफवाह के कसाब को जेल में मटन बिरयानी परोसी जा रही है। इस एक खबर ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था।
लोगों को लगा कि हम एक आतंकवादी की मेहमान नवाजी कर रहे हैं। और सालों बाद जो खुलासा हुआ वो इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्ज्वल निकम, जिन्होंने सरकार की तरफ से ये केस लड़ा था, उन्होंने खुद माना कि ये बिरयानी वाली कहानी झूठी थी, ये उन्होंने खुद गढ़ी थी। एक मिनट, ये बात बहुत बड़ी है। मतलब देश के सबसे बड़े मुकदमों में से एक में जो वकील सरकार की तरफ से थे, वो जनता की भावनाओं को भड़काने के लिए जानबूझकर एक झूठी कहानी मीडिया में फैला रहे थे। बिल्कुल। उज्ज्वल निकम ने कहा कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मीडिया में एक ऐसी इमेज बन रही थी कि कसाब टूट रहा है, रो रहा है, और उसे देखकर लोगों में सहानुभूति पैदा हो सकती थी। उस सहानुभूति को तोड़ने के लिए उन्होंने एक कहानी बनाई। ये नैरेटिव मैनेजमेंट का एक बहुत ही खतरनाक उदाहरण है। ये न्याय की प्रक्रिया पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या सच तक पहुंचने के लिए झूठ का सहारा लेना जायज है? क्या अदालत के बाहर जनता की राय को इस तरह से प्रभावित करना नैतिक रूप से सही है? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। खैर, आखिरकार निचली अदालत, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, तीनों ने उसकी मौत की सजा को बरकरार रखा। उसकी दया याचिका भी राष्ट्रपति ने खारिज कर दी और 21 नवंबर 2012 को हमले की चौथी बरसी से ठीक 5 दिन पहले उसे फांसी दे दी गई। इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन एक्स। तो एक तरह से मुकदमे ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। उसने हमले और उसकी साजिश का एक ऐसा कानूनी रिकॉर्ड तैयार किया जिस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। इसने दुनिया को ये भी दिखाया कि भारत अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ भी कानून के रास्ते पर चलता है, जो किसी भी लोकतंत्र के लिए जरूरी है। और हाँ, इस केस के बाद भारत के आतंकवाद रोधी कानूनों, खासकर UAPA में कई बड़े बदलाव भी किए गए ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति से बेहतर तरीके से निपटा जा सके। तो मामला खत्म हुआ, कसाब को फांसी हो गई। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मामला एक बहुत जटिल विरासत छोड़ गया है। एक तरफ भारत ने एक पारदर्शी मुकदमा चलाकर एक मिसाल कायम की। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई सड़क पर इंसाफ नहीं, बल्कि कानून का राज। लेकिन दूसरी तरफ, जैसा कि बिरयानी मिथक से पता चलता है, इस पूरी औपचारिक प्रक्रिया के साथ साथ एक और अदालत चल रही थी, जनता की अदालत, जहां भावनाओं का राज था। और यहीं पर वो सवाल वापस आता है जो हमने शुरू में उठाया था। हाँ, और सोचने के लिए अंतिम विचार शायद यही हो सकता है। जब किसी देश को इतना गहरा जख्म लगता है, तो क्या उसकी कानूनी व्यवस्था वाकई उस समाज के भावनात्मक दबावों से खुद को पूरी तरह अलग रख सकती है जिसकी वो सेवा कर रही है? या फिर न्याय की तराजू हमेशा जनता के गुस्से के बोझ तले थोड़ी झुकी ही रहती है?